नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं सॉलिड मनी रूल्स। मैं रूल्स बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अच्छा चलिए, कल की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या रूल पढ़ा? कल का नाम भी दिया मैंने रूल का कि आप जब भी कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, इट टेक्स जनरेशंस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बिजनेस को जनरेशन्स चाहिए। वेरी गुड, हमने यही नाम लिखा था। वेरी गुड। मैंने बताया था ना। हाँ, आज के चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है इस किताब से, हर्ष रियलिटीज़ से, और इस चैप्टर का नाम है 19 हर्ष। अरे हर्ष उसका नाम है, ये जानबूझ के हर्ष मारीवाला उसका नाम है। तो बुक में एक ट्विस्ट आ गया, हार्श रियलिटीज़ भी है और हर्ष रियलिटीज़ भी है। एक पंथ दो काज हो गया। 1947 का कहानी है। हमने कल पढ़ा था किस तरह से, थोड़ा सा सीरीज को मैं रिवाइज करा दूँ आप सबको। दो भाई थे, दो भाई, वो 17 और 15 साल के थे। वो कच्छ से बैलगाड़ी में जाते थे मुंबई, केरल, नहीं हाँ कच्छ से, हाँ बैलगाड़ी में जाते थे मुंबई तक। उसके बाद नाव में बैठ करके केरल जाते थे। और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग करना शुरू किया, पहले मजदूरी करना शुरू किया। सोचिए, अगर घर से निकल रहे हैं बैलगाड़ी पे बैठ के तो पूरा परिवार नहीं जाता था। वो अकेले ही अपने परिवार को छोड़ करके धंधा चालू किए। वो धीमे धीमे काम उनका बढ़ गया। फिर ये लोग बन गए ब्रोकर, अपना खुद का बिजनेस माल उठा उठा करके बेचना शुरू किया। फिर अपनी प्लांट डाली। और वो दोनों भाई का नाम था, मैं यहाँ पर रिवाइज करा दूँ, कांजी और वसंत जी। कांजी और वसंत जी। वसंत जी का बेटा था वल्लभ दास। वसंत जी का बेटा था वल्लभ दास। और कल हमने पढ़ा था वसंत जी खत्म हो गए बहुत यंग एज में। तो कांजी भाई ने सबके बच्चों को पाला। पेन चाहिए क्या? कौन? नहीं, वल्लभ भाई हर्ष के ग्रैंडफादर हैं। एक मिनट, कांजी वसंत जी दो भाई हैं। अब लिख लीजिए, लिख लिया। और उसके बाद उनके बेटे हैं वल्लभ दास। वसंत जी के बेटे हैं वल्लभ दास। वल्लभ दास। ये दोनों भाई थे, कांजी और वसंत जी। ये देखो, सब आसानी से दिख जाएगा। ये दो भाई हैं, कांजी और वसंत जी। वसंत जी के बेटे वल्लभ दास। वल्लभ दास के बेटे चारों को छोड़ दीजिए आप, उसमें से सीधे आ जाइए आप। इनके बेटे हैं 4, उसमें से एक बेटा, सबसे बड़ा बेटा का नाम है चरण दास। वल्लभ दास का बेटे का नाम है चरण दास। चरण दास के बेटे का नाम है हर्ष। सबसे बड़ी है पल्लवी, उसके बाद है हर्ष, उसके बाद है मल्लिका, फिर प्रीति। लेकिन आप याद रखिए हर्ष। हम लोग ये पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं हर्ष के बारे में। दास के बेटे हैं हर्ष। हाँ, तो ये थर्ड जनरेशन है, वसंत जी, वल्लभ दास। फिर बिजनेस इन दोनों ने चालू किया। उस बिजनेस को वल्लभ दास ने चलाया कुछ टाइम तक। और उसके बाद ये वल्लभ दास के जनरेशन हुए फिर ये 1 2 3 तीसरी जनरेशन है बेटा। वसंत जी, वल्लभ दास, फिर चरण दास, फिर आया हर्ष। हाँ, चौथी जनरेशन। ठीक ठीक। फिर करते करते हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तब उन्होंने पहली बार लोगों का सरनेम रखवाना शुरू किया। उसके पहले लोग अपना नाम अपने माँ बाप के नाम के साथ जोड़ते थे। 1911 में सेंसस निकलता है। ऑलमोस्ट हर कुछ साल में, 10 15 20 साल में सेंसस निकलता है। पूरे देश की एक जनगणना होती है। तो 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैंडेट किया कि हर किसी का अपना एक सरनेम होना चाहिए। तब इनका नाम पड़ गया मारीवाला। क्यों मारीवाला पड़ा? नहीं, गलत। मिर्ची का धंधा करते थे, करते थे। देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, और ये भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप किसी काम के साथ इतने घुस जाते हैं कि आपका नाम ही वो काम पड़ जाता है। आज इनका नाम पड़ा है मारीवाला क्योंकि काली मिर्च को गुजराती में मारी बोलते हैं। जो लोग मर्चेंट थे उनको मर्चेंट नाम पड़ गया।
मैं एक दिन को से पहले मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मेरी उनसे बहस हो गई। मैंने कहा मेरा नाम शुक्ला उक्ला नहीं है। बोलते फिर? मैंने कहा मेरा नाम ज़नोगी है। बोलते हैं क्यों, तुम शुक्ला ख़ानदान में पैदा हुए हो? मैंने कहा मैं जो काम करता हूँ मैं वो हूँ, मैं योगी ज़नोगी हूँ। तो बहस करने लगे। तो मैं ज़नोगी हूँ, आशीष ज़नोगी, शुक्ला फुक्ला हटा दो। पिक्चर मेकर। 1947 का टाइम आ गया है, द डॉन ऑफ न्यू एरा फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक नया दौर चालू हुआ है। अ कंट्री इट्स पीपल टेस्टिंग फ्रीडम ब्रीदिंग फ्रीडम। 1947 का टाइम है। अब एक देश है जो पहली बार फ्रीडम को टेस्ट कर रहा है, सांस ले रहा है खुली हवा में। द ज्वेल दैट फाइनली ब्रोक लूज फ्रॉम द टायरनी एंड स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश रूल एंड रेगुलेशन। एक ज्वेल है, एक ज्वेल को क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं ज्वेल को, सुनार बोलते हैं ज्वेल को। अरे तुम बता दो। सोने को ज्वेल बोलते हैं, मोती को ज्वेल बोलते हैं। ज्वेल मतलब गहना। हाँ, गहना। एक गहना है जो ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गया। कौन से गहने की बात कर रहे हैं? कोहिनूर की बात कर रहे हैं। नहीं पता। एक ज्वेल जो कि फाइनली इतने सालों की गुलामी के बाद ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गया। इंडिया आज़ाद हो गई। सोने की चिड़िया थी वो, गहना थी दुनिया का, वो आज़ाद हो गई। इन एवरी वॉक एंड मोड ऑफ लाइफ, कम्युनल, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, और हर तरीके से आज़ाद हुई। कम्युनल में, कम्युनिटी रिलीजन में भी आज़ाद हो गई, उसको अपनी फ्रीडम से रिलीजन को फॉलो कर सकती। सोसाइटी सोशल लेवल पे आज़ाद हुई, इकोनॉमिक लेवल पे आज़ाद हुई और फाइनेंशियल लेवल पे आज़ाद हुई। इन सब का अलग अलग मतलब क्या है इसको आप चेक करिएगा। एमंग द मेनी edicts and mandates of British was their strong hold on trade and export. ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आए थे? पैसा कमाने के लिए। वो यहाँ और किसी काम से नहीं आए थे। तब वो जब जा रहे थे तो उसमें बहुत से मैंडेट्स, मतलब कुछ चीज़ें उन्हें अपने कंट्रोल में रखी थी, ढेर सारी चीज़ें अपनी कंट्रोल में रखी थी। उसमें से 2 चीज़ें अभी भी उनके कंट्रोल में थी जब वो छोड़ के गए तब भी। एक तो था ट्रेड और दूसरा एक्सपोर्ट। आज भी अगर कोई हम लोग सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ती है हमको? गवर्नमेंट से। अगर वो परमिशन नहीं लेंगे तो हम नहीं खोल सकते। लाइसेंस। नो नेटिव वॉज अलाउड द राइट टू एक्सपोर्ट एनी गुड्स और मर्चेंटाइज आउट ऑफ इंडिया। कोई भी उस समय का टाइम ये कहता था कोई भी नेटिव भारतीय इंसान इंडिया से माल विदेश नहीं भेज सकता, खाली गवर्नमेंट भेजेगी, ब्रिटिश अंग्रेज़ भेजेंगे, क्योंकि उससे वो पैसा कमाएंगे। विच प्रिविलेज बिलोंग्ड ओनली टू द रूलिंग टायरेंट्स। अपॉन द एग्जिट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जब ब्रिटिश एम्पायर बाहर जा रहे थे, छोड़ के जा रहे थे, वल्लभ दास लॉस्ट नो टाइम इन गेनिंग अ फुट होल्ड ऑन एन एक्सपोर्टर। वो लोग जा रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे थे। वल्लभ दास ने देखा कि यार सही मौका है, बिल्कुल टाइम मत चुको और एक्सपोर्टर के पीछे जाओ, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है उससे लाइसेंस जुगाड़ करके ले लो। He was very ably assisted by his first son चरण दास, born 1921। तो वल्लभ दास का सबसे बड़ा बेटा था चरण दास। चरण दास कौन है? हर्ष के पापा। चरण दास कौन है? हर्ष के पापा। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर बिलियनर बनने वाला हूँ तो मेरे पापा चरण दास हो गए, ठीक है? कि आप बनेंगे? आप बनेंगे, ठीक है। कल से तुम यहीं बैठना, काम मैं करूँ और बिलियनर बनेंगे। 1921। तो सुनिए, कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वल्लभ दास जी का बेटा जो था चरण दास, उसने अपने पापा की हेल्प की थी लाइसेंस पाने में। और आपसे जब मेरे पिताजी ने पूछा खेत में कितनी मिट्टी पड़ी है तो 100 ट्राली बता रहे हो, और जब पूछा तो बता दिया कि अनुज को पता है। मालूम कर लेते, पूछ लेते। हाँ, उन्होंने जब पूछा मेरे से कम से कम गाड़ी में बैठ के चले जाते, इनसे ही पूछ लेते, हिसाब किताब लिख लेते। अच्छा किया पापा ने तुम्हारी वाइवा लिया। And who by then had been inducted into business while still pursuing degree in college। हमारे पास 4 बच्चे हैं। चरण दास अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनको इंडक्ट किया बिजनेस में। आज ये लड़का बेचारा परेशान है क्योंकि ये खुद अपने पापा के बिजनेस में घुस गया, और यहाँ मैं अपने बच्चों को घसीट घसीट जा रहा हूँ बिजनेस में, और ये फिसल फिसल के बाहर जा रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी खोजूंगी। चरण दास कॉलेज में थे, डिग्री कर रहे थे, और उनको बिजनेस में घुसाड़ लिया।
The existing British gave outstanding references regarding the father and son pair to their trade clientele in Europe. तो जो एक्सपोर्टर थे अंग्रेज़ उस समय, उन्होंने इन बाप बेटे का नाम क्या है? चरणदास हर्ष। हर्ष कहाँ भी पैदा हुआ? 1921 का टाइम चल रहा है। जी और वसंत जी। नहीं, चरणदास और वल्लभ दास। इसमें से पापा कौन है? वल्लभदास पापा हैं, चरणदास बेटे। समझ में आ गया? हाँ, तो इन दोनों बच्चों को अंग्रेज़ों ने जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने बोला कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं और जो इनको माल यहाँ से भेजेंगे, और किसको, यहाँ यूरोप में उनके कुछ क्लाइंट्स थे जिनको लोग यहाँ से माल भेजते थे, रेफरेंस दे दिया कि इनसे अब हम नहीं भेज पाएंगे, ये लोग भेजेंगे। तो एक तरह से बना बनाया काम उनको मिल गया। By the mid-40s, Vallabh Das has entrusted much of the decision making to his eldest son Charan Das. By the mid-40s, जब वो 40 साल के थे, Vallabh Das had entrusted much of the decision making to his eldest son Charan Das. मतलब तो आपने बड़े बेटे को सबसे ज्यादा संपत्ति दे चुके थे। संपत्ति दे चुके थे। ज्यादा दे दिया था कि वो सारा चीज़ें। सुन लीजिए, पर से अंग्रेजी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, पर सिस्टम 2 से सुनिएगा। By mid-40s, Vallabh Das had entrusted much of the decision making to his eldest son Charan Das. आपने भी वेल्थ बोला था। मैंने वेल्थ बोला ही नहीं, मैं तो इसी सेंटेंस को 3 बार बोल चुका हूँ। आपने एंट्रस्टेड को सुना होगा, ट्रस्ट। जैसे आप अपने लेट 40s में हैं तो आप अपना सारा सेंटर का जो देखने का डिसीजन लेने का क्या चीज़ कहाँ आएगी, क्या कैसे होएगा, वो भैया को देते हैं। अब काम करते करते उन्होंने अपने बेटे को ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग दे दिया। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमने एक सीरीज़ बनाई थी अमेज़ॉन के बारे में। उनके 14 रूल्स बना रखे हैं अमेज़ॉन ने। उसमें से एक रूल है कैसे फटाफट डिसीजंस लिया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर किसी भी बिजनेस को करना है। राइट डिसीजन मेकिंग बट फास्ट डिसीजन मेकिंग। बस इतना ज़रा सा और है, ज़्यादा नहीं है। द फादर एंड सन डुओ सेट अप ऑफिसेज इन एलेप्पी, कोचीन एंड कलिकट बाइंग रॉ पेपर। फादर और सन डुओ ने, ये जो डुओ मतलब कपल ने, हाँ, इन दोनों ने, बाप बेटे ने मिलकर के एलेप्पी में, कोचीन में और कलिकट में कच्चा पेपर खरीदने के लिए ऑफिस बनाया। 3 जगह। पेपर क्या होता है? काली मिर्च। काली मिर्च खरीदने के लिए 3 जगह ऑफिस बनाया। दिस वॉज देन ड्राइड, क्लीन्ड एंड ग्रेडेड बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप। और ये पेपर जब उठाते थे उसके पहले, मतलब बेचने से पहले, ड्राइड मतलब सुखाया जाता था, क्लीन्ड साफ करते थे, एंड ग्रेडेड उसको पाउडर के फॉर्म में करना। वाह, कितने कॉन्फिडेंस है आपने भी, जो चीज़ नहीं पता थी उसको भी पैक करना। ग्रेडेड माने पैक करना। क्या ग्रेड आया था तुम्हारा स्कूल में? अच्छा, उसकी एमआरपी सेट करना। भैया से पूछो। एक मिनट, मुझे भी एक तो कर दीजिए। ग्रेड मतलब रंगना, क्वालिटी होगी। नहीं, बड़ापा ग्रेड मतलब होता है कि उसको पाउडर की फॉर्म में करना। ग्रेड नहीं, ग्रेड। ग्रेड GRADED, ग्रेडेड। रंगना उनको डिब्बों में अलग अलग सेट करें। एमआरपी सेट करना उसकी। साफ करना। तुम बताओ। क्वालिटी में हाँ, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है, ये ग्रेड 1 है। इसी ग्रेडिंग का काम करता था तुम्हारा ये मोदी नगर में MBA कौन है? गोपाल। उस टाटा के लिए जाकर के उसने कंसल्टेंसी की थी, बहुत अच्छे से काम किया तो उनको रख लिया टाटा ने। लास्ट में होती थी ग्रेडिंग। जो ज़्यादा अच्छा ग्रेड का है उसको ज़्यादा महंगा बेच सकते हैं ना। चरण दास वॉज अ विजनरी and foresaw the potential of stepping up from trading to manufacturing. चरण दास एक विजनरी था और वो पहले से ही देख लिया कि हम लोगों को खाली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, दूसरे दुकानदारों से ख़रीद करके दूसरे दुकानदारों को बेचना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग भी करनी चाहिए। ये उसका दिमाग चला। इसमें टाइम भी लगता, पैसा भी लगता। दिमाग किसका चला? बेटे का। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज अगर बड़ी मम्मी आपसे कहती हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस जगह से ले लो, जहाँ कहीं पर भी एडमिशन लो, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए उस एडमिशन के लिए। नहीं तो ज़िंदगी भर बड़ी मम्मी ही दिमाग चलाएंगी। मेरा दिमाग पता है कब चलना शुरू हुआ? जब मैंने अपने आप से कमाना शुरू किया। आप चाहे मेरे बिजनेस में रहिए लेकिन दिमाग चलाइए।
चरणदास विजनरी था क्योंकि उसको ये आइडिया आया कि ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए। और आज का लास्ट सेंटेंस, अराउंड 1945-46 ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अ स्मॉल ऑयल मिल कन्वर्टिंग कोपरा इनटू कोकोनट ऑयल। मतलब नारियल तेल। हाँ, 1945-46 में उसने एक छोटी सी ऑयल मिल डाली थी जिसमें वो लोग खोपरे को मतलब नारियल को कोकोनट ऑयल बनाते थे। सो व्हेन इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड इन 1947 ही वाज वेल प्रिपेयर्ड। इसलिए जैसे ही देश की आज़ादी अनाउंस हुई वो रेडी था, सब कुछ उसका बिजनेस रेडी था, एक्सपोर्ट करना बस शुरू करना था। चरणदास इनका जो टोटल बिजनेस था। कल हम लोग शुरू करेंगे इनकी जो छोटी कंपनी थी, क्योंकि ज़्यादातर इनकी ऑयल के ब्रांड्स हैं। और जो ऑयल का काम चालू किया था चरणदास ने, उस कंपनी का नाम था बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज़, BOI। वो कल ऑलमोस्ट 4 पेज का है, बहुत बड़ा नहीं है बट फिर भी। बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज़। फिर आएगा हर्ष एंड थर्ड जनरेशन। हर्ष ने शुरुआत में क्या किया, कैसे उसके पापा ने उसको मना किया उसको पढ़ाई करने से, फिर वो बिज़नेस में घुसा। कल पढ़ेंगे। आज का क्या नाम रखें इसका? 1947 में क्या हुआ? आज की रूल क्या है, बिजनेस रूल? ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। ये रूल नहीं आएगा यार, बिजनेस रूल क्या बनेगा? ये तो हो गया जनरेशंस। इट टेक्स जनरेशन टू गेट रिच, फर्स्ट रूल। और 1947 में क्या किया? यहाँ पर इसने लिखा है एक चीज़, चरणदास वॉज अ विजनरी। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? टू गेट रिच You have to become visionary. और इसको प्रिसाइज करो। क्रिएट योर विजन। क्रिएट योर विजन। आज ये जो हमारे इलॉन मस्क हैं, ये उनका विजन है कि हम मार्स में जाएंगे। एक ऐसी कार होगी जिसमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्रिएट की बजाय फाइंड यूज कर सकते हैं, फाइंड योर विजन। फाइंड योर विजन, क्रिएट योर विजन। टू गेट रिच, क्रिएट योर विजन। फाइंड योर विजन भी डाल सकते हैं, क्रिएट विजन डाल सकते हैं। नहीं तो क्या होता, ये वही ट्रेडिंग का काम करते रहते, ज़िंदगी भर ट्रेडिंग करते रहते। और बहुत सी कंपनीज छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाती नहीं है। कल पढ़ेंगे बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज़, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हार्श रियलिटीज़। थिंक अगेन बनाओ क्या? आज मैंने पढ़ा नहीं उसको। हार्श रियलिटीज़। इसमें हम हर्ष मारीवाला की लाइफ और उनके बिज़नेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सॉलिड मनी रूल्स। अब हम लोग 3rd चैप्टर पे आ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज़। ये इनकी कंपनी का नाम था। कल हमने लास्ट पढ़ा था, चरणदास वॉज विजनरी एंड फोरसॉ द पोटेंशियल ऑफ स्टेपिंग अप फ्रॉम ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। चरणदास विजनरी थे। चरणदास थे हर्ष के पापा, और इन्होंने ये डिसाइड किया, एक बड़ा चीज़ डिसाइड किया कि हमको केवल किसी से माल खरीद कर किसी को माल बेचना ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। 1945-46 में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। और जैसे ही अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली 1947 में, 45-46 के बाद जस्ट 47 में जब उनको ढेर सारे बाहर के फॉरेन के क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए तो उनकी कंपनी पहले से रेडी थी। 1948 वल्लभ दास एंड चरण दास formalized all business operations under the name of Bombay Oil Industries Private Limited। क्या मतलब है? सुना ही नहीं? अच्छा, अभी पी लीजिए फिर बोलूँ। In 1948 Vallabh Das and Charan Das formalized all business operations under the name of Bombay Oil Industries Private Limited। अपने सारे बिजनेस बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री के नाम पे कर दिए। हाँ, उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस जो कुछ भी था, उनके मसाले का बिजनेस था ना, काली मिर्च का और तेल का, खोपरे में, हाँ नारियल तेल का, उन सारे बिजनेसेस को एक नाम दिया, फॉर्मलाइज किया, उसको एक स्ट्रक्चर दिया, बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज़ के नाम से।
With the blessings and support of his father, Charan Das proceeded to set up a crushing plant to extract cotton oil from खोपरा. अपने पिताजी की ब्लेसिंग से, सपोर्ट से चरण दास ने, अपने पापा की ब्लेसिंग और सपोर्ट से चरण दास ने एक नारियल को क्रश करके उसमें से तेल निकालने का प्लांट डाला. ही ऑल्सो सेटअप अ रिफाइनरी टू रिफाइन एडिबल ऑयल एंड ओलियोकेमिकल्स प्लांट एज वेल एज स्पाइस एक्सट्रैक्शन यूनिट. उन्होंने साथ ही साथ एक रिफाइनरी बनाई जिसमें कि खाने का तेल रिफ़ाइन किया जाता था, मतलब जो थोड़ा गंदा तेल है उसको साफ़ किया जाता था. और इसके साथ साथ उन्होंने एक ओलियो केमिकल प्लांट भी डाला जिसमें स्पाइस का एक्सट्रैक्शन होता था, मतलब मसाले निकाले जाते थे. ही डिटरमाइंड दैट स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स could be exported to developed markets like US and Europe instead of shipping the spices in bulk. और उन्होंने एक नई चीज़ खोजी. पहले ये लोग जो मसाले होते थे स्पाइसेस, इसको लोकल में इंडिया में बल्क में बेचते थे, मोटे मोटे बोरे में. इनको अब समझ में आया कि उसे हम लोग फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और महंगे रेट पर, US में और यूरोप में, देयर बाई सेविंग सब्सटैंशियली इन फ्राइट कॉस्ट्स. और जब फॉरेन में ये लोग भेजते थे तो उसमें इनका खर्चा कम होता था, वहाँ पर प्राइस ज़्यादा मिलती थी और खर्चा कम होता था. क्योंकि इंडिया में उल्टा है, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़. हमको लगता है, मैंने अभी पूछा था, अमित से ही पूछा था कि जब हम लोग ये लोहे का पार्ट्स बनाएंगे स्टील का और उसको बेचेंगे यूरोप में और कहीं कहीं, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उसमें शिपिंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी. बोलते हैं वो कम पड़ेगा. ये नई चीज़ थी मेरे लिए. By the time spice extracts were being used by the processed food industry overseas. और अब ये वो टाइम था जहाँ पर ये जो स्पाइसेस का मसाले जो थे वो फॉरेन में यूज़ होते थे. प्रोसेस्ड फूड में, जो रेडीमेड फूड बनता था उसमें यूज़ होता था. Of the 4 factories that Charan Das set up, 3 were in Bombay, 2 edible oil units and 1 oleochemical unit. इन्होंने टोटल 4 फैक्ट्री सेटअप की, इसमें से 3 तो बॉम्बे में थी, जो 2 एडिबल ऑयल की, खाने की तेल की, और एक ओलियो केमिकल्स की. द 4th वॉज अ स्पाइस एक्सट्रैक्शन प्लांट इन केरला. और चौथा प्लांट था स्पाइस का, मसाला निकालने वाला, केरला में. ही देन हैंडेड ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओलियो केमिकल्स एज वेल एज द स्पाइस एक्सट्रैक्शन प्लांट टू हिज यंगेस्ट ब्रदर किशोर मारीवाला. पापा का नाम क्या था? वल्लभ दास मारीवाला. जीडीपी बढ़ेगा. बहन जी, मुझे जीडीपी के बारे में कुछ पता नहीं है. भैया बताएंगे. भैया को जीडीपी, आईपीओ और एफ के बारे में सब पता है. मुझे सही में जीडीपी के बारे में कुछ पता नहीं. जीडीपी तो ये होता है कि जैसे बाहर हमारी कंट्री से अगर बाहर सामान जा रहा है उससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा. मुझे कुछ नहीं पता बहन इसके बारे में. इसके बारे में मैं सर्च करूँगा. नहीं, तुम खुद करना चैट जीपीटी, मैं नहीं क्यों करूँगा. पढ़े आप जब तेल उसने जब तेल क्या नाम था इसके पापा का इसका? चरण दास. चरण दास जी ने, उन्होंने तेल का खोल दिया, स्पाइस का खोल दिया, कॉटन और किसका खोला? बस 2 तेल का, एक ओलियो केमिकल्स और एक स्पाइस. और स्पाइस ये सब खोल दिया. तो फिर हर्ष ने क्या करा? अभी उसको पढ़ेंगे आगे. मतलब जल्दी से हम लोग एल्गो में है क्या? हम आगे बढ़ा दूं क्या? पिक्चर आगे बढ़ा दूं? बटन क्लिक करके. जब इसके बाद इन्होंने क्या किया, ही देन हैंडेड ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओलियो केमिकल्स एज वेल एज स्पाइस एक्सट्रैक्शन प्लांट टू हिज यंगेस्ट ब्रदर. पिताजी का नाम था सबसे बड़े पिताजी वल्लभ दास. उनके बेटे का नाम था चरण दास. और सबसे बड़े बेटे का नाम चरण दास के हर्ष मारीवाला. हर्ष मारीवाला के छोटे भाई का नाम था किशोर मारीवाला. इनको इन्होंने दे दिया स्पाइस वाली प्लांट और ओलियो केमिकल्स. तेल वाला किसके पास था? तेल वाला हमारे मारीवाला के पास है. नहीं, हर्ष के पास. हर्ष अभी आया नहीं पिक्चर में यार. किशोर तो चरण दास. हाँ, किशोर. सॉरी. हर्ष कौन लाया? आप ही ने बोला हर्ष के भाई. अच्छा. चरण दास का 2nd नंबर का बेटा भाई था, उसका नाम है हंसराज. वो भी सीन में कहीं नहीं है. उसके बाद आया था जयसिन और सबसे छोटा था किशोर.
तो सबसे बड़े हैं वैभव, थैंक यू। उसके बाद नहीं, सबसे बड़ी गरिमा है, उसके बाद है वैभव, वो सीन में नहीं है, उसके बाद है जयसिन, श्रीश, वो भी सीन में नहीं है, उसके बाद आए किशोर, मतलब आप खुश हो पहले लीजिए। चरणदास है, हाँ, फिर उसके बाद हंसराज, हम लिख लो, फ्रेंच में लिखना, उसके बाद जयसिन और लास्ट में किशोर। आपको खुशी हुई ना सुन करके? वो भैया कह रहे थे कि क्यों? इसी को बायस बोलते हैं। इसको जब अपने को किसी से जोड़ दिया जाए और खुशी हो, इसी को बायस बोलते हैं। तुम भी बायस में हो। तो सबसे छोटे वाले भाई किशोर मारीवाला को दे दिया 2 प्लांट का ओनरशिप, कि तुम इसको टेक केयर करो। किस चीज़ का दिया ओनरशिप? ओलियो केमिकल्स और स्पाइस, मसाले का। Who had earned a master's degree in chemical engineering from MIT in 1957। और ये भाई साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। 1957 में MIT से केमिकल इंजीनियरिंग किया था। MIT से, MIT जानते हैं सब लोग? इससे बेटर है सेक्रेड हार्ट से। The same year, a Vanaspati factory was acquired in Porbandar, Gujarat, as was solvent extraction plant to extract residual oil from oil cakes। Oil cakes क्या होता है जी? ये नहीं देखा मैंने। ऑयल केक्स में से ऑयल निकालना, ऑयल केक क्या होता है? केक जैसे वो लाही वाला होता है, लाही वाला कैसा है तो प्रेस ऑयल केक, प्रेस ऑयल केक अरे एक्सट्रैक्ट। जो सरसों का तेल अरे निकालने के बाद जो हाँ, बचा उसके नहीं बाद जो होता, बचता है ना उसको कहते हैं। ऑयल के, हाँ सरसों तेल जब ये और पिसाते सरसों का तेल हैं, क्या, हर एक तेल पिसाते जैसे- हैं हाँ, जब पिसाने के मस्टर्ड बाद ऑयल। मस्टर्ड। देखिए अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को मेरे साथ ही नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। आज तक हम लोग क्या करते थे, इंस्टाग्राम पे जब कोई सामान बनाया जा रहा है, कहीं साड़ी बन रही है, कहीं पर पेठा बन रहा है, कहीं पर सामान बनता है, तो उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है। दूर से 4-5-20 सेकंड का एक वीडियो होता है, उसको देख लेते हैं, उसको ऊपर भेज देते हैं। फिर दूसरा चीज़ बन रहा है, कभी लकड़ी कट रही है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जब आप एक्चुअली फैक्ट्री में, उसको आपकी फैक्ट्री में बनेगा वो, और वहाँ पर आप बैठ सकें और वहाँ रोज़ जा सकें। जैसे हमारे पास भी यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हो गया भैया का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, जाते थे 2-4 दिन, ख़त्म। और दीदी तो HR मैनेजर थी, तो जा चुकी। 1957 में, सेम ईयर, अ वनस्पति फैक्ट्री वॉज एक्वायर्ड इन पोरबंदर, गुजरात। गुजरात में एक वनस्पति फैक्ट्री को एक्वायर किया उन लोगों ने, इसमें तेल, वनस्पति खाने का तेल होता है। एज वेल एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट टू एक्सट्रैक्ट रेजिडुअल ऑयल फ्रॉम ऑयल केक्स। और इसके साथ साथ एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, मैं आपको एक बड़ी काम की चीज़ बताऊँ, सॉल्वेंट केमिस्ट्री का पार्ट है। एक बार था सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसलिए कभी मत बोलिएगा काम की नहीं है केमिस्ट्री। उसने एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट खरीदा जो कि रेजिडुअल ऑयल, बचा खुचा ऑयल, ऑयल केक्स में से निकालते थे। दिस लेड अ ह्यूज एक्सपोर्ट मार्केट, दिस हैड अ ह्यूज एक्सपोर्ट मार्केट। इन दोनों का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था। चरण दास's eldest brother Hansraj, a science graduate, took charge of his factory, this factory which was called Shri Jagdish Oil Mills। चरण दास का जो सबसे बड़ा बेटा था हंसराज, वो साइंस का ग्रेजुएट था और उसने इस फैक्ट्री का चार्ज लिया। इस फैक्ट्री का नाम था श्री जगदीश ऑयल मिल्स। द फाइनेंसेस ऑफ दीज वेरियस कंपनीज वर हैंडल्ड बाई जयसिन, चरण दासेज सेकेंड ब्रदर। और इसके फाइनेंसेस संभालते थे जयसिन, चरण दास के जो दूसरे भाई थे, जयसिन जी। अच्छा, आपको ये सब क्यों बता रहे हैं कि ये फैक्ट्री वो संभालते थे, ये उनको दे दिया था, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों सबके सब फैमिली में नहीं चलाते थे? भाई इतने सब फैमिली में भाई बहन हैं, पापा सब संभाल ही रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं उनको दे दिया? ओनरशिप क्या होता है? जो ओनरशिप लेगा उसी को तो मिलेगी। नहीं, जो लेगा तो उसको मिलेगी, उसने लिया। लेकिन ये बता क्यों रहे हैं? ये बिजनेस में कौन सी बड़ी खबर है कि जब तक आप कोई काम ओन नहीं करोगे तब तक वो चीज़ नहीं होगी। जब तक कोई काम आप ओन नहीं करोगे
एक आदमी क्या 10 काम नहीं ओन कर सकता? नहीं। क्यों? टेस्ला को देखो, इलॉन मस्क को देखो, ढेर सारी कंपनी चला रहा है। भी किसी ने ओनरशिप लिया होगा। किसने? इलॉन मस्क की कंपनी कोई और ले लेगा? उसकी टीम है, मेन डिसीजन वो ले रहा है। आप पूछ क्या रहे हैं, समझा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई आदमी किसी बिजनेस के लिए, किसी यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या ये बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है? पक्का? सबका दिमाग लगता है उसमें फिर। यही तो मैं कह रहा हूँ, सबका दिमाग कैसे लगता है फिर? जब ओनरशिप एक आदमी का है तो सबका दिमाग कहाँ से लगेगा? ओनरशिप दे रही है ना, आधी है सबको दे रही है, जिस फाइनेंस वो मैनेज करता है और ये ब्रांच वो मैनेज करता है। नहीं, सबको दे तो दिया जा रहा है, लेकिन वो एक टीम को इकट्ठी करेगा। जैसे हमने मैं बताना ये चाहता हूँ कि बिजनेसेस तब ग्रो होते हैं जब ओनर्स होते हैं। अगर एक आदमी 10 बिजनेस को ओन कर रहा है तो उस बिजनेस को ग्रो होने में कम चांसेस है, वो खुद आदमी पागल हो जाएगा। वहीं पर 10 बिजनेस को 10 लोग अगर ओन करते हैं तो वो ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस है। मेरे पास 2 चैनल हैं, डीप नॉलेज और dkbrains.com। वैभव ने उसकी ओनरशिप ली तो अब वो फिर से बढ़ना शुरू हुआ। ओनरशिप के बिना बिजनेस के ग्रोथ नहीं होते, लेकिन ओनरशिप ऐसे ही किसी को दे नहीं दिया जाता। रेमिनिसिंग, कल हमने पूछा था, रेमिनिसेंस का मतलब याद करना, पुरानी चीज़ों को याद करना। रेमिनिसिंग, हर्ष सेज, हर्ष अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके बोलते हैं, बेसिकली माई फादर वॉज अ विजनरी। देखा जाए तो मेरे पापा एक विजनरी थे। ही एंटिसिपेटेड एंड देन एक्शनड ट्रेडिंग ऑपरेशंस इनटू मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने पहले से देखना शुरू किया कि हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बदलें बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। वो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाते थे। ही वॉज एबल टू ऐड वैल्यू एंड एक्सपैंड आवर ट्रेडेड कमोडिटी बिजनेस। वो मैन्युफैक्चर करते थे, कच्चे माल में से पक्का माल बनाते थे और इस तरह से उन्होंने वैल्यू ऐड किया एंड एक्सपैंड आवर ट्रेडेड कमोडिटी बिजनेस। हम लोग कमोडिटी बेचते थे, घर का रोज़मर्रा का सामान बेचते थे, इसको हमने एक्सपैंड किया मल्टीपल चीज़ों में। जो खाली पहले काली मिर्च थी, फिर तेल हुआ, फिर ये क्या हो गया नया वाला, उन्होंने ख़रीदा ऑयल केक्स, जो एकदम नई चीज़ थी, उसमें हम घुसे। अ पावरफुल पर्सनैलिटी, ही ऑल्सो हेडेड वेरियस ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस। लास्ट सेंटेंस क्या है? मेरे पिताजी थे एक पावरफुल पर्सनैलिटी। ही ऑल्सो हेडेड वेरियस ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस। मेरे पिताजी एक पावरफुल पर्सनैलिटी थे, इसका क्या मतलब होता है? बड़े आदमी ने ताकत थी। पावरफुल पर्सनैलिटी किसको बोल रहे हैं? हमने इसके पहले का वीडियो कौन सा पढ़ा? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। वो हर रोज़ गद्दी पे आके बैठते थे, हर रोज़। यही बागड़ी जी बोलते थे कि पापा मुझे ज़बरदस्ती 10वीं क्लास में बैठा देते थे गद्दी पे, हिलने नहीं देते थे। उनकी कंप्लेन अपनी वाइफ से यही थी कि ऑफिस जाती नहीं है। बिजनेस में जो भी ओनर है उसको गद्दी पे जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तभी वो सीख सकता है। बोलते मेरे पिताजी बहुत स्ट्रांग पावरफुल पर्सनालिटी थे और वो अलग अलग ट्रेड और इंडस्ट्री के एसोसिएशंस, मतलब जो उनका काम नहीं था वो एसोसिएशंस थी, जैसे रॉयल रोटरी क्लब है, अलग अलग एसोसिएशन जो बिज़नेस की थी उसको भी जाकर के वो मैनेज करते थे, हेड करते थे, उसके भी हेड थे। बॉम्बे ऑयल्स रेपुटेशन फॉर क्वालिटी केम फ्रॉम ग्राउंड अप। कंपनी इंस्पेक्टर्स टेस्टेड सैम्पल्स ऑफ कोकोनट ऑयल फॉर अरोमा एंड क्लैरिटी। इसके साथ साथ बोल रहे हैं हमारी जो कंपनी का एक रेपुटेशन बना। रिम्पी स्कैन का रेपुटेशन पता है किसकी वजह से है? डॉक्टर रिम्पी की वजह से। बोलते हमारे यहाँ क्वालिटी को ग्राउंड अप देखा जाता था, नीचे से। कंपनी के इंस्पेक्टर नौकरी करते थे जो जाकर कोकोनट ऑयल का सैंपल की खुशबू लिया करते थे। द नोज स्निफ टेस्टेड एवरी बैच। हर एक बैच को सूंघा जाता था। And based on their determination of quality, the batch was either returned for further processing or made the cut and qualified for consumer use. और उसको टेस्टिंग करने के बाद जब दिख जाता था ये अभी ठीक से साफ़ नहीं हुआ, जाओ फिर से प्रोसेस करो, या उसको आगे भेज दिया जाता था कंज्यूमर यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए। वन ऑफ द ब्रांड्स ऑफ बॉम्बे ऑयल, पैराशूट कोकोनट ऑयल। आप पूछ रहे थे कि आखिर हर्ष ने किया क्या? हर्ष ने
इस कंपनी में सबसे बड़ा जो काम किया, जो बहुत बड़ा काम है, आज एक एक ब्रांड की कीमत, खाली नाम की कीमत मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है। मैं अभी गया था बाल कटवाने और मैंने अपने इमोशंस को देखा। 3 हेयर डाई पड़े थे ऊपर, मैं पढ़ रहा था, इसी किताब को पढ़ रहा था, और मैंने उससे पूछा यार ये 3 हेयर डाई कितने के हैं? 3 कंपनी के थे उसमें, कौन कौन से? एक गार्नियर था, दूसरा लॉरियल था, और तीसरा पता नहीं। तो जो नाम है वो ब्रांड है। लॉरियल का तो शक्ल भी याद है कैसा था। एक ब्रांड क्रिएट हुआ, बोलते हैं हमारे ही कंपनी का एक ब्रांड था, लिखा है वन ऑफ द ब्रांड्स ऑफ बॉम्बे ऑयल वॉज पैराशूट कोकोनट ऑयल, वॉज सोल्ड होलसेल इन 15 kg टिन्स। उस ज़माने में ये होलसेल में बिकता था 15 किलो का टिन में, लार्जर बैरल्स और बड़े बड़े बैरल्स में बिकता था। इट सून इस्टेब्लिश्ड इट सेल्फ एज वन ऑफ द इंडियाज़ सुपीरियर क्वालिटी ऑयल्स। और बहुत जल्दी, धीरे धीरे बहुत जल्दी ये हो गया कि इंडिया के सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ऑयल्स में है। लोग जब ये डब्बे पे नाम देख लेते थे, पैराशूट नारियल का तेल, बोलते थे ये तो अच्छा ही है यार, जाओ। जैसे आपका एप्पल, पैराशूट तो अभी बन गई थी ना, पैराशूट का नाम चालू हो गया था। बाद में एक छोटे भाई ने, आगे पढ़ेंगे आप, उसने कहा ये नाम हटा दो पैराशूट, लेकिन हर्ष मारियाला ने कहा नहीं, नाम रखना है। क्यों रखना है बाद में बात करेंगे, बताएंगे। It's soon established into quality. The brand derived the name obviously from then novel parachute of World War II. और पैराशूट नाम क्यों रखा? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में पैराशूट नई नई चीज़ आई थी। These were novelty in Indian subcontinents at that time. और ये चीज़ लोगों के पास नहीं थी, पैराशूट से लोग नीचे कूदते हैं। अब पैराशूट डिनोटेड सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। जब कोई आदमी कहीं ऊपर से ऊंचाई से गिरता है और उसके पास पैराशूट है, इसका मतलब उसके पास होगी सेफ्टी और रिलायबिलिटी। मतलब सेफ्टी हो गया, लंबे समय तक चल पाए। ये अच्छी चीज़ है, ये सेफ है, इसमें नुकसान नहीं होगा। पैराशूट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड कनोटेशन वॉज देयर फॉर सो डिड द ऑयल। द लोकल लिंगो और लोकल भाषा में पैराशूट ऑयल वॉज ऑल्सो रिफर्ड एज छोटा ब्रांड। पैराशूट ऑयल को छोटा ब्रांड भी बोलते थे। छोटा, वो छोटा तेल, छोटा तेल। पैराशूट, पैराशूट नहीं बोल पाते थे, छोटा, छोटा वर्ड नहीं है। पैराशूट जो बोलते थे, शूट वर्ड का छोटा हो गया, लोग इसी नाम से पहचानते थे। इसको हम लोगों को कल थोड़ा लंबा बनाएंगे वीडियो, तो जल्दी पूरा होगा। ये थी आज की क्लास का, क्या बताऊं मैं, क्या लेसन है, क्या सीखा। Behind every business, there is a dedicated owner. There is a strong character behind every successful business. There is a strong character. और strong character कैसे बनता है? बीच बीच में गोलगप्पे खाकर, अपने माँ बाप से लड़ाई करके, 5 बजे सोकर और ये बोलकर कि हम तो 3 ही बजे सोए थे, और जब गुस्सा आए तो ये बोलकर हमको नहीं आया था गुस्सा। ओन करो यार खुद को, और तुम्हारे लिए भी ये डिसाइड करके कि हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओन करो अपने आप को, अपनी अच्छाई को ओन करो, अपनी बुराई को ओन करो, और ओपन में रखो ताकि उसके ऊपर काम हो सके। शीश ने ग्रुप बनाया है, उसमें मैं और शीश फ्रेंड्स हैं। पता है ग्रुप का नाम क्या नाम है जी? बताओ। लो मीटर। जब वो लो होगा तो उसमें डालेगा और मुझे पता चलेगा। जब आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानना शुरू करेंगे, आप देखेंगे मारीवाला के अंदर भी कमज़ोरियां हैं और उसके अंदर में स्ट्रेंथ भी है। जब आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानेंगे तो आप सावधानी से आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी कैरेक्टर है। फॉर एवरी सक्सेसफुल बिजनेस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आज के टॉपिक का यहीं तक नाम रखेंगे। ब्रांड क्रिएट करना है अगर हम लोगों को, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। आज की डेट में इन लोगों के पास कम से कम
20 नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। इतने ब्रांड्स हैं इंडिया में। कौन सी कंपनी इसके पास सबसे ज़्यादा ब्रांड्स हैं? अंबानी, नहीं नहीं हिंदुस्तान हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नहीं P&G है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास भी ढेर सारे हैं, टाटास के पास भी बहुत से ब्रांड्स हैं। तो अगर आपने ब्रांड को समझ लिया कैसे क्रिएट किया जाता है, और ब्रांड की को आपने लोगों की नज़र में विश्वास करा दिया कि यार ये आज जो मोदी जीते हैं ये वाला इलेक्शन, वो केवल मोदी जी की वजह से जीते हैं। क्योंकि आज भी मैं बात कर रहा था बड़ी मम्मी से, सुधीर से, यहाँ पर लोकल जो बंदा था इलेक्शन में कैंडिडेट बीजेपी का, कौन था? टेनी। उसका ब्रांड नेम बहुत ख़राब है। मोदी जी ने अपना ब्रांड को नेम को बहुत अच्छे से बना रखा है। उन्हीं की बोल रहे थे हमने मोदी जी को वोट दिया, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करा था इनको। सुधीर बोल रहे थे ब्रांड इज समथिंग वेरी, ब्रांड का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है इसी ने, ये हमारे स्कॉट गैलेवी ने। वो कहते हैं ब्रांड इज अ प्रॉमिस दैट यू डिलीवर। पहले आप प्रॉमिस करो कि हम ये क्वालिटी का काम देंगे, उसके बाद डिलीवर कर दो। आपने प्रॉमिस किया और डिलीवर नहीं किया तो ब्रांड नेम खराब हो जाएगा। आपने प्रॉमिस नहीं किया और बहुत अच्छा दिया तो लोग पहचानेंगे नहीं आपको। एक ब्रांड से आप प्रॉमिस देते हो, और वो कहाँ से आता है ब्रांड, या कहाँ से आता है अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस? फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। पूछिएगा अपने आप से आज से, क्या होता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर? पूरी कहानी तो बता दी, ये नहीं बताया बिल्ड कैसे। वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू करिए, बिल्ड करना भी आएगा। फर्स्ट आप क्यूरियस होना शुरू होइए कि आखिर वीक कैरेक्टर क्या चीज़ बनाता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किस चीज़ से आता है। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, लंबी बात होगी, उसमें तो पूरा का पूरा स्टॉइसिज्म इसी के ऊपर है, कैसे आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप करें। कल और